Hi everyone. In the last video we have discussed about to be the society and the education of the Gupta period. Last video में हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि सोसाइटी के बारे में और फिर इसके बाद में एजुकेशन के बारे में, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, किस तरह से वहां पर में नालंदा यूनिवर्सिटी बना हुआ था, फिर कैसे कैसे स्टूडेंट वहां पर कितने सारे रहते थे, कितने सारे टीचर्स रहते थे और वो लोग कैसे एडुकेटेड करते थे, इन लोगों को लाइब्रेरी किस तरह का था नहीं था, ये सारा का सारा पॉइंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द रिलीजन. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं पॉइंट, ये हमारा किस चीज के बारे में दिया गया, तो रिलीजन के बारे में. तो बेसिकली वी नो दैट वेरी वेल हियर हिंदुइज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ऑन दैट टाइम. कहते हैं कि उस समय में गुप्ता पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट पॉपुलर अगर रिलीजन किसी चीज को माना गया था तो वो क्या था, आपका हिंदुइज्म के बारे में कहा गया था. नो, गुप्ता रूलर्स वेर आल्सो वेरी गुप्ता रूलर्स वेर द वर्शिपर ऑफ द विष्णु. अगर हम लोग बात करें ना तो गुप्ता रूलर्स जो हुआ करते थे ना, वो गॉड विष्णु के एक तरह से वर्शिपर हुआ करते थे. और जो मतलब रूलर जो थे, खास करके गुप्ता रूलर वगैरह, ये लोग ये विष्णु गॉड को ना एक तरह से पूजा करते थे, इनको वर्शिप करते थे. नो, they gave the donation for the construction of the temples. इतना ही नहीं, ये लोग अगर कहीं पर में टेम्पल्स वगैरह बनता था ना तो उसके लिए भी ये लोग क्या करते थे, तो एक तरह से डोनेशन दिया करते थे, पैसे वगैरह दिया करते थे कि वहां पर में ना कम से कम टेम्पल्स वगैरह बनाया जाए. एंड दे आल्सो परफॉर्म द रिलीजियस सैक्रिफाइसेस. इतना ही नहीं बल्कि ये लोग मतलब उस समय में परफॉर्म वगैरह भी करते थे, जो भी रिलीजियस सैक्रिफाइसेस हुआ करती थी ना, ये सब सारे काम करते थे. द गुप्ता किंग्स वेर द टॉलरेंस ऑफ द ऑल रिलीजन. कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें ना तो खास करके ये अपना विलिंगनेस जो थी ना वो शो करते थे सभी रिलीजन्स के लिए. ऐसा नहीं था कि वो अगर हिंदू को मतलब वर्शिप करते थे तो सिर्फ हिंदू रिलीजन को ही मानते थे, बल्कि अदर रिलीजन को भी एक तरह से इनकी जो विलिंगनेस थी वो एक तरह से शो हुआ करता था. नो, द समुद्रगुप्ता की अगर बात करते हैं हम लोग, तो समुद्रगुप्ता ने एडॉप्ट किया था, एक तरह से एडॉप्टेड किया था उस समय में अ बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हम लोग कह सकते हैं, एंड हुज नेम वाज बाशुबंधु. कहते हैं उसका नाम क्या था, बाशुबंधु बोल करके. क्या नाम बताया इसमें, कहा गया है बाशुबंधु. ये एक तरह से ना उस समय में इनको ना एडॉप्ट किए थे. किस चीज के लिए इनको रखा गया था खास करके, तो बाशुबंधु को रखने का या अपॉइंट करने का एक ही मकसद था कि ऑफिस मतलब ये हुआ करते थे, इनके सन जो हुआ करता उनका ट्यूटर ये हुआ करते थे, और फॉलो ये एक तरह से स्कॉलर्स के रूप में ना इनको वहां पर अपने मतलब किंगडम के अंदर में, अपने राज्य के अंदर में रखा गया था. तो यहाँ पे हम लोग ने समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा पॉइंट कि इन्होंने अपॉइंट किया था एक तरह से एक बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को, जो खास करके उस समय में वो इस रिलीजन को ही खास करके देखा करते थे. अगर हम लोग बाशुबंदी के बारे में जिसमें बात की गई है ना, फॉलोअर्स जो थे इनके ना वो डिफरेंट रिलीजन्स के हुआ करते थे. दे लिव इन हार्मनी विद वन अनदर. और ये लोग एक दूसरे के साथ में ना सद्भावना से मिलकर के एक दूसरे के साथ में रहा करते थे. कहते हैं विद द ग्रोइंग ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द हिंदुइज्म. जैसे जैसे पॉपुलैरिटी जो था वो हिंदुइज्म का बढ़ते चला गया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लॉस्ट देयर द इंपॉर्टेंसी. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हिंदुइज्म आगे बढ़ते चला गया, जो बुद्धिज्म थी और जैनिज्म थी, ये दोनों के दोनों रिलीजन जो था ना वो अपना इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म होते चला गया इनका. सो इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर हम लोग बात करते हैं ना इस पीरियड के बारे में, दैट द कांसेप्ट ऑफ द भक्ति, ये जो भक्ति की एक तरह से कांसेप्ट था, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं ना सेल्फलेस, मतलब एक तरह से डिवोशन हुआ करती थी. सेल्फलेस और सेल्फिश, ये चीज दोनों पॉइंट हम लोग को समझना है. सेल्फलेस का मतलब होता है सेल्फलेस का कि वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, लेकिन सेल्फ मतलब एक तरह से ये हो गया. और अगर सेल्फिश की बात करते हैं हम लोग तो सेल्फिश कहा जाता था कि जो अपने बारे में सोचते थे. तो वहां पे डिवोशन एक तरह से सेल्फलेस हुआ करता था. टू द गॉड गेन द पॉपुलैरिटी, और इसी तरह से गॉड जो थे ना वो अपना पॉपुलैरिटी धीरे धीरे पाते चले गए. सो दिस फॉर्म ऑफ द वर्शिपिंग गॉड वाज अ सिंपल. कहते ये जो एक तरह से भक्ति का मूवमेंट था ना, भक्ति की जो मतलब वर्शिपिंग चली थी ना, वो एक तरह से कहा जाता था कि वर्शिपिंग जो था गॉड का वो सिंपल हुआ करता था उस समय में, इनएक्सपेंसिव हुआ करता था, मतलब ज्यादा खर्चे नहीं थे इस गॉड को पूजा करने में. एंड द बेस्ट ऑफ द फेथ एंड द लव ऑफ द डेवोटी. और इतना नहीं, फेथ और लव जो थी ना वो इस डेवोटी के ऊपर में ये डिपेंड किया करता था. द मासेस वर द ग्रेटली टू बी अट्रैक्टेड टू इट. और हुआ क्या, ये सिंपल रिलीजियस वर्शिपिंग होने से कारण क्या हुआ, तो बहुत सारे ऐसे पीपल जो थे वो इस भक्ति से जो था उस समय में वो एक तरह से जुड़ चुके, वो अट्रैक्ट हो चुके, और फिर
हिंदुइज्म जो था वो धीरे 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 इस तरह से आगे बढ़ते चला गया। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस हियर, दैट इज अबाउट टू बी द इकोनॉमी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने के लिए, और वो नेक्स्ट पॉइंट आपका किस चीज के बारे में दिया गया, इकोनॉमी के बारे में दिया कि किस तरह से उस समय में इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करता था। तो बेसिकली वी नो दैट द एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होता है, खेती करना, कृषि करना जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये एग्रीकल्चर क्या था, एक तरह से मेन ऑक्यूपेशन माना गया था इकोनॉमी में। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो इसको ना एक तरह से मेन ऑक्यूपेशन माना गया था एग्रीकल्चर को। ओके, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम द लैंड। कहते कि आखिर मेन इनको जो माना गया था इसके पीछे भी कारण थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे, रेवेन्यू था जो कि आपका लैंड से ही आता था, जमीनों से ही आता था। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर किसान जब खेती करते थे ना, तो उन लोगों से जो टैक्स वगैरह आती थी वो बहुत ज्यादा लिया जाता था उस समय में, और वही टैक्स एक तरह से मेन सोर्स भी माना जाता था। सो ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द गुप्ता रूल, कहते हैं कि अगर हम लोग गुप्ता रूल की अर्ली पीरियड के बारे में बात करते हैं तो बोथ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल, मतलब भीतर का भी बिजनेस और बाहर का भी बिजनेस, अगर हम लोग कहते हैं ना फॉरेन, मतलब एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, फॉरेन के बारे में बताया जाता है कि ट्रेड द प्रॉस्पेरस, मतलब इंटरनल से लेकर के और एक्सटर्नल, ये दोनों का दोनों जो था ना सिस्टम ट्रेड का, वो उस समय में एक तरह से प्रॉस्पेरस थी, मतलब ये उस समय में फेमस थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने कंट्री के अंदर में तो बिजनेस चलता ही था, साथ में अपने कंट्री के बाहर भी अदर अदर कंट्री में, मतलब अब्रॉड में भी ट्रेडिंग सिस्टम जो था वो यहां से स्टार्ट थी। नो, इंडिया ट्रेडेड विद द साउथ ईस्ट एशिया। अगर हम लोग इंडिया की बात करें उस समय में, तो सबसे पहले इनकी जो ट्रेडिंग थी ना वो साउथ ईस्ट एशिया से तो था ही, साउथ ईस्ट एशिया के साथ तो इनकी बिजनेस थी उस समय में, और वेस्ट एशिया के भी साथ था उस समय में। अगर हम लोग माने तो वेस्ट एशिया के साथ भी इनका बिजनेस था, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के वेस्ट एशिया, और इतना ही नहीं, आपको अफ्रीका का भी नाम दिया गया है। ये अफ्रीका में भी उस समय में इनकी बिजनेस चलती थी, एंड सिर्फ ओनली अफ्रीका ही नहीं बल्कि सम ऑफ द मेडिटेरेनियन जो कंट्री थे यहां पे भी इनकी ट्रेडिंग चलती थी। तो ये सारे के सारे अब्रॉड का हो गया। अब्रॉड का मतलब हम लोगों ने क्या सुना यहाँ पे, एक्सटर्नल जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्री से इनकी जो थी ना वो एक तरह से ट्रेडिंग चला करती थी। कहां पे कहा गया इसमें, तो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया, फिर इसके बाद में आपका वेस्ट एशिया, फिर इसके बाद में आपका अफ्रीका, और जो लास्ट हमने पॉइंट कहा वो था आपका मेडिटेरेनियन कंट्रीज। ऐसे ऐसे जगहों से जो था वो एक तरह से बिजनेस चला। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी द ताम्रा लिप्टी, अगर हम लोग बात करते हैं ना ताम्रा लिप्टी, जिसको एक तरह से अभी तुमलुक के नाम से भी जाना जाता था पहले, ये ताम्रा लिप्टी, फिर इसके बाद में आपका ब्रॉच, सोपारा, कल्याण, ये सारे के सारे जगह को ना मेन पोर्ट्स हैंडलिंग ओवरसीज ट्रेड का नाम दिया गया था। किस चीज का नाम दिया गया था, ओवरसीज ट्रेड। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज का नाम क्या रखा, ओवरसीज ट्रेड, जिसमें आपका ताम्रालिप्ती, ब्रॉच, सोपारा और कल्याण ये जगह दिया गया था हैंडलिंग ओवरसीज ट्रेड के लिए। ये सारे के सारे नेम वगैरह जो है ना हम लोग को याद रखना होगा, क्योंकि उस समय में कौन कौन से जगह से जो था वो एक तरह से इस तरह से बिजनेस चला करता था। नो, इफ वी टॉक हियर अबाउट टू बी द गुड्स, अगर सामानों की बात करें तो बेसिकली स्पाइसेस, इसके बाद में आपका पर्ल्स, आइवरी, परफ्यूम्स, टेक्सटाइल एंड द प्रीशियस स्टोन्स वेयर द मेन आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट। ये सारे के सारे चीज जो थे ना वो एक्सपोर्ट किए जाते थे अपने कंट्री में। ये सारे के सारे चीज जो था ना यहां से वो एक्सपोर्ट किया जाता था, मेन आइटम्स के नाम से ये चीज जाने जाते थे और एक्सपोर्ट किए जाते थे। एंड दिस ट्रेड मेड द एम्पायर द वेरी प्रॉस्पेरस, और यही ट्रेड जो थी ना एक तरह से एम्पायर को पूरा का पूरा प्रॉस्पेरस बना के रखा था। मतलब सब चीज से एक तरह से हम लोग कहते हैं ना संपन्न रहना, वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग, जिसको एक तरह से हम लोग कहते हैं कि हर चीज में मतलब मजबूत रहना, उस तरह से पैसे वगैरह इनकी आमदनी यही सारे के सारे सोर्सेस से हुआ करता था। नो, अगर हम लोग लास्ट की पॉइंट देखें ना तो कहा जाता है कि द लास्ट ईयर ऑफ द गुप्ता पीरियड शो अ डिक्लाइन ट्रेड। कहते हैं कि अगर हम लोग लास्ट में देखें तो लास्ट पीरियड जो था गुप्ता एम्पायर का ना वो एक तरह से इसमें क्या था कि डिक्लाइन ट्रेड जो था ना पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। एंड द इन्वेंशन ऑफ द हुन्स मे हैव बीन द रिस्पॉन्सिबल, और अगर हम लोग बात करते हैं इस ट्रेड को पूरा का पूरा खत्म होने के पीछे में, डिक्लाइन होने के पीछे में किसका कारण था, तो सबसे बड़ी हाथी किसकी, तो ये जो हुन्स ट्राइब्स वाले हुआ करते थे सेंट्रल एशिया से आते थे, ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक तरह से माना जाता है डिक्लाइन होने के लिए।
द टाउन्स एंड द सिटीज एंड विच द डिपेंडेड ऑन द ट्रेड ऑल्सो सफर्ड। कहते हैं कि इसी ट्रेड के ऊपर में आपका टाउन देखिए चाहे सिटीज वगैरह देखिए, ये लोग ना सारा का सारा डिपेंडेंट थे। और जैसे ही ये ट्रेड मतलब ये आकर के एक तरह से लूटने लगे, इन्वेंट करने लगे, इससे क्या हुआ, इन्वेंशन से पूरी की पूरी जो भी संपत्ति वगैरह थी यहां से ये लोग क्या किए तो अपना ले लेकर के चले जाने लगे। जिससे क्या हुआ, तो हमारे यहाँ की उस समय में गुप्ता पीरियड में जो टाउन्स वगैरह थे, सिटीज वगैरह थे ना, ये लोग पूरा का पूरा एक तरह से सफर्ड होने लगा और ये ट्रेड जो थी इस तरह से सफर करने लगे। तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको ना हम इकोनॉमिक के बारे में समझाएं। अब जो भी पॉइंट वगैरह होगा वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।